हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 61 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सालू को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर क्लिनिक के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर ने बिना किसी भाव के उसकी जांच शुरू कर दी। उन्हें पहले से मालूम था कि यह वही कैदी है जिस पर पूछताछ चल रही है, इसलिए उनके चेहरे पर न दया थी न हमदर्दी, बस अपने काम के प्रति वही ठंडी गंभीरता। किंगडम के डॉक्टर आम डॉक्टरों जैसे नहीं थे। उनके लिए सबसे पहले उनका कर्तव्य था और उनका कर्तव्य था अपने किंग के आदेश का पालन। तभी पास खड़ी महिला स्टाफ ने चिंतित स्वर में कहा, सर, इन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर ने शांत भाव से एक नज़र सालू की रिपोर्टिंग सीट पर डाली, फिर उसकी जांच पूरी की। कुछ सेकंड बाद उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, पीरियड्स शुरू हुए हैं। शरीर पहले ही टॉर्चर की वजह से कमज़ोर है, इसलिए ब्लीडिंग सामान्य से ज़्यादा हो रही है। उसने बिना घबराए मेडिकल ट्रे की ओर इशारा किया। ज़रूरी दवाइयाँ दीजिए, फ्लूइड लगाइए और कुछ घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखिए। महिला स्टाफ ने सिर झुका दिया। जी डॉक्टर। डॉक्टर ने एक बार फिर सालू की तरफ देखा। उसकी नब्ज सामान्य थी, सांसें भी नियंत्रित थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्ट्रेचर पर बेहोश परी यह लड़की वास्तव में पूरी तरह होश में थी। सालू ने अपनी पलकों को जरा भी नहीं हिलाया। उसकी सांसें अब भी बिल्कुल सामान्य बेहोश इंसान जैसी चल रही थी, लेकिन उसके भीतर उसका दिमाग पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। पहला कदम पूरा हुआ। अब मुझे बस सही मौके का इंतजार करना है। एक बार इस क्लिनिक से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया तो फिर इस पूरे किंगडम को चकमा देकर निकलना नामुमकिन नहीं होगा। उसके होठों के कोने बहुत हल्के से हिले, लेकिन अगले ही पल उसने फिर खुद को पूरी तरह निष्क्रिय बना लिया। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जाग रहा था तो वही इंसान था जो सबकी नज़रों में बेहोश पड़ा था। सुबह की पहली किरणें पूरे राठौर मेंशन में फैल चुकी थी, लेकिन आज हवाओं में रोज वाली शांति नहीं थी। हॉल में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पूरा राठौर परिवार अपनी अपनी जगह पर बैठा था। सभी के हाथों में चाय के कप थे, लेकिन किसी का भी ध्यान चाय पर नहीं था। हर किसी की नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ जाती। सब जानते थे आज वो सवाल जरूर पूछा जाएगा जो कल रात अधूरा रह गया था। सबसे ज़्यादा बेचैन अगर कोई था तो वह अंगद था। पूरी रात उसने जैसे तैसे खुद को रोका था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूटने वाला था। उसे हर हाल में जानना था कि आखिर वेदांश ने उसकी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया। इसी बेचैनी के बीच सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। सबकी नज़र एक साथ ऊपर उठ गई। वेदांश और मन्नत साथ साथ नीचे उतर रहे थे। मन्नत हमेशा की तरह शांत थी, जबकि वेदांश के चेहरे पर वही स्थिर और भावहीन गंभीरता थी। दोनों नीचे आकर जैसे ही हॉल में पहुंचे, माहौल और भी भारी हो गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी संध्या जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने बहुत शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, वेद, कल हमने आपसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि समय ठीक नहीं था, लेकिन आज मुझे लगता है कि बात हो जानी चाहिए। उन्होंने एक नज़र अंगद की तरफ देखा, फिर दोबारा वेदांश की आंखों में देखते हुए बोली, अंगद जी को पूरा अधिकार है यह जानने का कि आपने सहानी के जीवन का इतना बड़ा फैसला किस आधार पर लिया है। हमसे पूछना जरूरी नहीं समझे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सहानी इनकी बेटी है। एक पिता होने के नाते उन्हें हर सवाल पूछने का पूरा हक है। संध्या जी की बात खत्म होते ही हॉल में फिर से गहरी खामोशी छा गई। अब सबकी नज़रें सिर्फ वेदांश पर टिकी थी। हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वहीं वेदांश के चेहरे के भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह पूरी तरह शांत खड़ा रहा। फिर अपनी वही ठंडी कठोर आवाज़ में बोला, मुझे जिससे इजाज़त लेनी थी मॉम, मैं कल ही ले चुका था और बाकी किसी से भी मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी का फैसला लेने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पूरी होते ही अंगद का धैर्य टूट गया।
वह लगभग गुस्से में उछलकर बोला, मत भूलो वेदांश, वह मेरी बेटी है। उसकी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हें अकेले नहीं है। यह सुनते ही वेदांश के होठों पर एक बेहद हल्की व्यंग भरी मुस्कान उभरी। उसने सीधे अंगद की आंखों में देखते हुए कहा, बेटी? कौन सी बेटी मिस्टर अंगद राठौर? हॉल का माहौल एक पल में जम गया। वेदांश एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज अब भी धीमी थी, लेकिन हर शब्द तलवार की तरह चुभ रहा था। अपनी औकात मत भूलो। इस घर में आज भी तुम इसलिए खड़े हो क्योंकि मैंने चाहा है, इसलिए अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करना। और तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अंगद की मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच गई कि उसकी नसें तक उभर आई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज पहली बार वेदांश ने उसे आप नहीं सीधे तुम कहकर संबोधित किया था। लेकिन वेदांश को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें अब भी उतनी ही स्थिर थी। तभी नूतन जी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने अपने पति की तरफ देखा, फिर वेदांश की तरफ। उनकी आवाज में दर्द भी था और शिकायत भी। वेद, अब आपसे मैं किसी रिश्ते की मर्यादा निभाने की उम्मीद तो नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप मेरे पति का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। यह कहते हुए उनकी नजर एक पल के लिए मन्नत पर गई, मानो उनके शब्दों का निशाना कहीं न कहीं वही हो। फिर उन्होंने दोबारा वेदांश की तरफ देखकर कहा, सहानी की जिंदगी का फैसला लेने का पूरा अधिकार आपके पास है। इस बात पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और सच कहूँ मुझे आपके फैसले पर आज भी भरोसा है, इसलिए मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर अंगद जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया, तो इसमें गलत क्या है? एक पिता अपनी बेटी के भविष्य का कारण पूछ रहा है, इतना अधिकार तो उनका बनता है। नूतन जी की बात खत्म होते ही एक बार फिर पूरा हॉल खामोशी में डूब गया। अब सबकी निगाहें सिर्फ वेदांश पर थी, क्योंकि अगला जवाब उसी को देना था। लेकिन वेदांश ने बस एक ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न कोई बेचैनी। वह बिल्कुल शांत कदमों से वापस अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और बेहद सामान्य स्वर में कहा, जान, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना देंगी? मन्नत एक पल के लिए उसे देखती रह गई। वह समझ चुकी थी कि वेदांश कुछ सोच रहा है। उसने बिना कुछ पूछे हल्के से सिर हिलाया, जी, और फिर चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। वहीं वेदांश ने आराम से अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा। यह देखकर हॉल में बैठे सभी लोगों की आंखें हैरत से फैल गई। जिस सवाल का जवाब सुनने के लिए पूरा परिवार बैठा था, वेदांश को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह पूरी बेफिक्री से मोबाइल देखने में बिजी था। आयुष भी चुपचाप बैठा रहा। वह अच्छी तरह जानता था, अगर वेदांश ने तय कर लिया कि अभी जवाब नहीं देना, तो इस दुनिया की कोई ताकत उससे एक शब्द भी नहीं बुलवा सकती। संध्या जी भी यह बात जानती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत कर लिया। जो लोग वेदांश के स्वभाव को जानते थे, वे सब खामोश हो गए, लेकिन अंगद के भीतर गुस्से की आग धधक रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाया। गुस्से में बोला, सवाल खत्म नहीं हुए हैं मिस्टर राठौर। तुम मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं ले सकते। मैंने पता करवाया है उस मानव माथुर के बारे में। उसकी कंपनी देश की टॉप 10 कंपनियों में तो दूर, अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हुई, और तुम मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे लड़के से जोड़ना चाहते हो जिसने अभी अभी बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है। वह एक पल रुका, फिर जहर घोलती आवाज में बोला, या यूं कहूं कि तुम मेरी बेटी की किसी ऐरे गहरे से शादी करके यहाँ से दफा कर देना चाहते हो, ताकि इस राठौर प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा ही ना रहे। जैसे यह शब्द निकले, संध्या जी की भवें सिकुड़ गई। ओम जी गुस्से से गरज उठे, अंगद, सोच समझकर बोलिए। लेकिन आज अंगद जैसे किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। वो फिर बोला, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कोई भी ऐरा गहरा लड़का आएगा और मेरी बेटी से शादी कर लेगा, मैं चुपचाप देखता रहूं? आखिर आज वेदांश राठौर ने अपनी असलियत दिखा ही दी।
उसने वेदांश की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, सौतेली बहन आखिर सौतेली ही होती है। पूरा हॉल एक पल में सन्नाटे में डूब गया। जो वेदांश अब तक आराम से मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसकी उंगलियां अचानक रुक गई। मोबाइल पर उसकी पकड़ कस गई। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और कठोर हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी वही अजीब सी शांति थी। ओम जी ने फिर कड़े स्वर में कहा, अंगद, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। इस घर में ऐसे शब्द दोबारा मत कहिए। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज नूतन जी की खामोशी थी। वह चुप बैठी थी। उन्होंने न अंगद को रोका, न उसकी बात का विरोध किया। संध्या जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखी। नूतन, कम से कम आप तो कह सकती हैं कि वेद सहानी को कभी सौतेली नहीं मानते। नूतन जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी मानो अंगद के आरोपों पर मौन सहमति बन गई। वेदांश के होठों पर अचानक एक बेहद हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर आयुष का दिल भी बैठ गया। वह जानता था यह मुस्कान किसी तूफान से पहले आती है। वहीं अंगद अभी भी रुका नहीं। वह फिर गरजा, मेरी बेटी को इस घर की संपत्ति से दूर रखने के लिए तुम उसे जल्द से जल्द किसी भी लड़के के साथ विदा करना चाहते हो, लेकिन याद रखना वह मेरी बेटी है और उस पर मेरा हक है, तुमसे कहीं ज्यादा है। तभी पूरा हॉल एक तेज आवाज से गूंज उठा, बस कीजिए डैड। उस एक आवाज ने पूरे माहौल को जैसे थाम दिया। सबकी नजरें एक साथ उस दिशा में उठी। सीढ़ियों के पास सहानी खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली बार इतना गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें लाल थी और उनमें नाराजगी साफ झलक रही थी। वहीं वेदांश अब भी आराम से सोफे पर बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, मानो उसे पूरा विश्वास हो कि अब जवाब उसे नहीं कोई और देगा। सहानी तेज कदमों से आगे बढ़ी, सीधे अंगद के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल मजबूत थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं डैड? भाई मुझे सौतेला समझते हैं? उसकी आवाज कांप गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अंगद पहली बार अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए इतना गुस्सा देख रहा था। उसने तुरंत नरम पड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस चाहता था कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर में। बस। सहानी ने बीच में ही उनकी बात काट दी। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। एक शब्द और नहीं डैड। आपको अंदाजा भी है आपने अभी क्या कहा है? उसने पलटकर एक नजर वेदांश की तरफ देखा। वेदांश अब भी शांत बैठा था। फिर उसने दोबारा अंगद की तरफ देखा। मेरे भाई पर सवाल उठाने से पहले कम से कम एक बार यह सोच लेते कि मैं किसके बारे में सुन रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसने उन्हें पूछा भी नहीं। आप आइंदा मेरे भाई के लिए ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे लिए मेरा भाई मेरा गुरूर है। हॉल में मौजूद हर इंसान चुपचाप सहानी को सुन रहा था। सहानी ने भराई आवाज में आगे कहा, आप मेरे पिता हैं और मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, न तब जब आप मुझसे दूर रहे और न आज, लेकिन एक सच में कभी नहीं बदलने दूंगी। उसने मुड़कर वेदांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। जब मुझे अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मेरे सिर पर जो छत बनकर खड़ा था वह मेरे भाई थे। जब मैं रोई उन्होंने मुझे संभाला। जब मैं टूटी उन्होंने मुझे हिम्मत दी। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो सकती थी, तब भी मेरा भाई मेरे साथ खड़े रहे। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे कह दे कि मेरा भाई मुझे सौतेला समझता है, तो भी मैं उस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उनके प्यार को जिया है, महसूस किया है, और उस प्यार पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। सहानी की बात खत्म होते ही पूरा हॉल फिर एक गहरी खामोशी में डूब गया, लेकिन इस बार उस खामोशी में वेदांश के लिए सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वही अंगद की मुठ्ठियां गुस्से से कस रही थी, लेकिन सहानी आज रुकने वाली नहीं थी। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखों के आंसू पोंछे
और पूरी दृढ़ता से बोली, और आपने अभी क्या कहा था? प्रॉपर्टी। उसके होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। डैड, शायद आप मुझे समझ ही नहीं पाए। मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरे भाई हैं। मुझे राठौर परिवार की किसी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इसलिए आइंदा मेरे नाम पर अपने मन में ऐसा कोई लालच या भ्रम मत रखिएगा। उसने बिना हिचकिचाए आगे कहा, और रही बात मेरी शादी की, तो मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। मुझे अपने भाई के हर फैसले पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। उसके शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी वेदांश धीरे धीरे अपने सोफे से उठा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी वही शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए अनगिनत भाव उतर आए थे। वह बिना कुछ कहे सहानी के पास पहुंचा। सहानी ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वह सीधे उसके सीने से आ लगी और भराई आवाज में बोली, आई एम सॉरी भाई, डैड की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वेदांश ने बिना कुछ कहे उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसका हाथ बेहद सुकून से सहानी के सिर पर ठहर गया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी अंगद पर जमी हुई थी। इतनी ठंडी, इतनी खतरनाक कि अंगद का गला सूख गया। इस वक्त सहानी की आंखों में आए आंसू वेदांश के भीतर का गुस्सा और बढ़ा रहा था। वह अंगद को इस तरह देख रहा था जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को चेहरे पर आने नहीं दिया। कुछ पल बाद उसने बहुत प्यार से सहानी के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसे हल्के से अपने सीने से अलग करते हुए पूछा, आप ठीक हैं? सहानी ने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और बोली, भाई अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। वेदांश ने भी सिर हिलाया। तभी मन्नत ट्रे में ब्लैक कॉफ़ी लेकर हॉल में आ गई। उसने धीरे से कप वेदांश के सामने रखा। वेदांश की नज़र जैसे ही अपनी जान पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे एक पल तक मन्नत को देखा और फिर कॉफ़ी का कप उठाते हुए पूरे हॉल की तरफ मुखातिब हुआ। मुझे लगता है कि सभी को अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा, तो मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही अंगद की मुठियाँ और भी भींच गई थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त वेदांश की जान ले ले, लेकिन वह सिर्फ यह सोच ही सकता था, करना उसके बस की बात नहीं थी। तभी वेदांश की आवाज़ एक बार और गूंजी, एक और बात, आज से शेखावत फैमिली और बाकी सभी मेहमान यहीं राठौर मेंशन में रहेंगे। जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। उसने नौकरों की तरफ देखा। मेहमानों की मेहमानबाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और शादी की हर तैयारी पर मेरी नज़र रहेगी। कल से मैंक और जैस्मिन की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि इस घर से किसी को यह शिकायत लेकर जाना पड़े कि राठौर परिवार ने किसी चीज़ की कमी छोड़ी। सभी नौकरों ने एक साथ सिर झुका दिया। जी सर। इसके बाद वेदांश ने अपनी नज़र संध्या जी की तरफ उठाई। उसकी आवाज़ इस बार पहले से कहीं ज़्यादा नरम थी। मॉम, शादी की रस्मों में क्या क्या होता है मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप सब संभाल लीजिएगा। मैं चाहता हूँ इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। संध्या जी ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वेदांश ने कॉफ़ी की एक चुस्की ली, फिर धीरे धीरे अपनी नज़र मन्नत पर टिकाई। उसकी आंखों में शरारत साफ उतर आई थी। वह मुस्कुराकर बोला, और हाँ जान, आप भी खुद को ज़्यादा थकाइएगा मत। शादी में मेहमान बनकर एंजॉय कीजिएगा। बाकी काम करने के लिए इस घर में बहुत लोग हैं। मन्नत ने भवें चढ़ाकर उसे देखा। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि वेदांश कुछ न कुछ शरारत करने वाला है। वहीं वेदांश उसके थोड़ा और करीब झुक गया, इतना कि उसकी बात सिर्फ मन्नत ही सुन सके। धीरे से फुसफुसाया, वैसे कल रात के बाद आपको आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ बिल्कुल नहीं। मन्नत की आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसके गाल पल भर में गुलाबी पड़ गए। उसने झट से वेदांश की बाह पर हल्की सी चपत लगाई और दबी आवाज़ में बोली, आप ना बिल्कुल सुधरेंगे नहीं। वेदांश हल्के से हंस पड़ा। उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। इरादा भी नहीं है जान। तभी मन्नत ने भी कहा, थैंक यू। वेदांश ने भवें चढ़ाई। अनजान बनते हुए बोला, वह किस लिए जान?
मन्नत ने उसके हाथों से कॉफी का कप ले लिया, एक छोटा सा घूंट भरते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरी पूरी फैमिली शादी तक यहीं रहने वाली है। मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फिर से कॉफी का कप मन्नत के हाथों से लिया, एक घूंट पिया, फिर शरारती नजरों से उसे देखते बोला, थैंक यू टू यू। मन्नत हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने क्या किया? वेदांश उसके थोड़ा और करीब आया, धीरे से मुस्कुराया और बोला, अभी तक कॉफी बिल्कुल फीकी लग रही थी, लेकिन आपके होठ लगाते ही मीठी हो गई। मन्नत ने उसे घुरकर देखा, फिर अपना सिर ना में हिला दिया, जैसे कह रही हो कि इनका कुछ नहीं हो सकता। वहीं वेदांश बस मुस्कुरा दिया, लेकिन मन्नत की मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि वेदांश ने उसकी कल वाली बात सुन ली थी, जब दिव्या जी ने उसे घर आने के लिए कह रही थी और उसने मजबूरी में मना कर दिया था। वेदांश ने कुछ कहा नहीं, कोई वादा भी नहीं किया, लेकिन अपनी जान की छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए उसने पूरी शेखावत फैमिली को ही राठौर मेंशन बुला लिया। अब शादी तक दिव्या जी, राजवीर जी, केशव जी, पंखुड़ी, कबीर, अमृता, लूना, शिव सभी यहीं रहने वाले थे। जैस्मिन और मयंक तो वैसे भी शादी की वजह से आने ही वाले थे। यह सोचकर मन्नत का दिल सुकून से भर गया। उसे लगा जैसे 3 साल बाद उसकी दोनों दुनिया, राठौर और शेखावत परिवार, एक ही छत के नीचे आ गई हो। अब पूरे राठौर मेंशन का माहौल बदल चुका था। हर तरफ हंसी थी, रौनक थी और शादी की तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी थी। वहीं वेदांश पहले ही तय कर चुका था कि मयंक और जैस्मिन की शादी पूरे रीति रिवाज और शान के साथ राठौर मेंशन से ही होगी। इस बारे में उसकी बात संध्या जी से पहले ही हो चुकी थी और अब इस घर में आने वाले हर दिन के साथ शादी की खुशियां और भी बढ़ने वाली थी। वहीं दूसरी ओर सहानी इस वक्त सिद्धार्थ के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसकी मुठियां कसकर भींची हुई थी, दिल की धड़कनें बेवजह तेज थी। आज उसके कदम सामान्य नहीं पड़ रहे थे। सच तो यह था कि वो सिद्धार्थ का सामना ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रोजेक्ट हेड होने के नाते अपना काम तो उसे करना ही था। उसने गहरी सांस ली, आंखें एक पल के लिए बंद की और खुद से बोली, कुछ नहीं हुआ है सहानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सिद्धार्थ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। हमारे बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है, बस, और कुछ नहीं। उसने खुद को संभाला, फिर धीरे से केबिन का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक किसी ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। आह! सहानी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह हल्के से दीवार से टिक चुकी थी। उसकी सांस जैसे एक पल को थम गई। धीरे धीरे उसने नजर उठाई, सामने सिद्धार्थ था। उसकी गहरी नीली आंखें सीधे सहानी की आंखों में उतर चुकी थी। दोनों के बीच अब मुश्किल से कुछ इंच की दूरी थी, इतनी करीब कि दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को साफ महसूस कर सकते थे। सहानी अवाक थी, वह बिल्कुल तैयार नहीं थी कि अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद लग रहा था कि उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। उसका गला सूख गया, शब्द जैसे होठों तक आकर रुक गए। वहीं सिद्धार्थ भी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में ऐसी खामोशी थी जिसमें दोनों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। आखिरकार सिद्धार्थ ने धीमी लेकिन बेहद गहरी आवाज में पूछा, इतनी आसानी से आपने हाँ कह दी? सहानी की भवें सिकुड़ गई। क्या मतलब? सिद्धार्थ की पकड़ उसकी कलाई पर अनजाने में और कस गई। उसकी आंखें अब भी सहानी से नहीं हटी थी। मानो माथुर, उसी से शादी करने वाली है ना आप? सहानी ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसकी आवाज भी धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ। अगर मेरे भाई ने फैसला लिया है तो यकीनन उसकी कोई वजह होगी। मुझे उनके फैसले पर पूरा भरोसा है। यह सुनते ही सिद्धार्थ के जबड़े भींच गए। उसने हल्की सी कड़वी हंसी हंसी। सिर्फ भरोसा? या अपने दिल की आवाज सुने बिना फैसला मान लेना आपकी आदत है? सहानी की सांस अटक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि सिद्धार्थ की आंखों में सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि कोई ऐसा एहसास भी था जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था।
वह कुछ पल तक बस सिद्धार्थ को देखती रह गई। उसकी सांसें अब भी तेज थी। उसने किसी तरह अपने सूखे गले को तर किया, एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर सिद्धार्थ रायचंद। उसके शब्द सुनते ही सिद्धार्थ की उंगलियां अनजाने में उसकी कलाई पर और कस गई। पकड़ इतनी मजबूत थी कि सहानी को हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उसकी एक भी झलक नहीं आने दी। दोनों के बीच एक अनकही खामोशी उतर आई। बस चार आंखें एक दूसरे से सवाल कर रही थी। सहानी अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। वहीं सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके और करीब आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। उनके बीच अब सिर्फ कुछ इंच की दूरी रह गई थी। सिद्धार्थ की करीबी सहानी को बेचैन कर रही थी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था। अनजाने में उसने अपनी पलकों को भींचकर बंद कर लिया, क्योंकि सिद्धार्थ उसके होठों के करीब झुक रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरत से खुल गई, क्योंकि सिद्धार्थ के होठ उसके होठों तक नहीं पहुंचे थे। उसने बहुत हल्के से अपनी उंगलियां सहानी के होठों पर रख दी थी, जैसे वह उसके हर जवाब को कुछ देर के लिए रोक देना चाहता हो। सहानी पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग जैसे एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। ना वह उसे खुद से दूर कर पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। उसकी मुठ्ठियां कस चुकी थी, आंखों में नमी उतर आई थी। वहीं सिद्धार्थ भी जैसे खुद को भूल चुका था। उसकी कलाई पर उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई, लेकिन उसकी नजरें अब भी सहानी की आंखों में उलझी हुई थी। उन गहरी आंखों में गुस्सा भी था, बेचैनी भी, और एक ऐसा डर भी जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। कुछ पल बाद उसने अपने हाथ को धीरे से उसके होठों से हटा लिया। उसने मन ही मन कहा, फर्क पड़ता है, और शायद यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह कुछ देर तक बस सहानी को देखता ही रह गया, लेकिन जैसे ही सहानी की आंखों में उसने नमी देखी, वह अपनी ही दुनिया से बाहर आया। उसे एहसास हुआ कि वह क्या करने जा रहा था। उसने तुरंत सहानी को खुद से दूर कर दिया। एक कदम पीछे हटते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसकी सांसें अब भी भारी चल रही थी। मुट्ठियां इतनी कस चुकी थी कि उंगलियों की नसें तक उभर आई थी। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर बिना उसकी तरफ देखे बेहद ठंडी आवाज में बोला, जाइए, इस वक्त मुझे किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना है और मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहता। सहानी कुछ पल तक उसे एक टक देखती रह गई। उसके भीतर गुस्सा भी था, तकलीफ भी, और ना जाने कितने सवाल भी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी जो हुआ उसका मतलब आखिर क्या था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी भींगी पलकों को झुकाया, धीरे से मुड़ी और भारी कदमों से केबिन से बाहर निकल गई। धड़ाम, दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। सहानी के जाते ही सिद्धार्थ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से अपना मुक्का सामने रखी टेबल पर दे मारा। धड़ाक, जोरदार आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। टेबल पर रखा गिलास नीचे गिरकर टूट गया। फाइलें चारों तरफ बिखर गई, लेकिन सिद्धार्थ को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। उसकी सांसें बेकाबू थी, जबड़ा भिंचा हुआ था। उसने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए और सिर झुका लिया। फिर बेहद धीमी टूटी हुई आवाज उसके होठों से निकली, क्यों? ये सब तो सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा था। सहानी को अपने करीब लाना, उससे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर करना, ताकि सही वक्त आने पर मैं वेदांश राठौर को मजबूर कर सकूं कि वह मन्नत को मेरे हवाले कर दे। उसकी सांस और भारी हो गई। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते छोड़ने थे, या अपनी बहन को बचाए या अपनी पत्नी को। मैं यहाँ सिर्फ अपने गॉडफादर का मिशन पूरा करने आया था, और उस मिशन का सिर्फ एक हिस्सा थी सहानी। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर गुस्से में अपनी ही बात काटते हुए बोला, लेकिन क्यों? क्यों उन्हें किसी और का होते हुए सोचकर मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा है? आखिर क्यों? उन्हें किसी और का होते हुए सोच भी क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं? पहली बार सिद्धार्थ रायचंद खुद अपने ही दिल के सामने हारता हुआ महसूस हो रहा था। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके बाद उसका असिस्टेंट जल्दी से अंदर आया। जैसे उसकी नज़र टूटे हुए ग्लास, बिखरी हुई फाइलें और
टेबल पर पड़े गहरे निशान पर गई। वो सब समझ गया। सिद्धार्थ अब भी गुस्से से कांप रहा था। कुछ पल तक असिस्टेंट चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, बॉस, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मिस सहानी से मोहब्बत हो गई है। यह सुनते ही सिद्धार्थ का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसने झटके से सिर उठाकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। व्हाट? उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा ऊंची थी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मुझे और किसी से मोहब्बत? नेवर। वो सिर्फ मेरे मिशन का हिस्सा है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असिस्टेंट हल्का सा मुस्कुराया। उसने बिना डरे सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा, अगर सच में ऐसा ही होता बॉस, तो उनकी रिश्ते की खबर सुनकर आपका हाथ इस टेबल पर नहीं पड़ता और आपकी आंखों में इतना गुस्सा भी नहीं होता। जिस इंसान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी और के साथ देखकर दिल नहीं जलता। लेकिन आपका गुस्सा बता रहा है कि बात सिर्फ मिशन की नहीं रही। सिद्धार्थ कुछ पल बिना बोले उससे घूरता रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दिल की वह सच्चाई उसके सामने रख दी थी जिससे वह खुद भी भाग रहा था। वहीं डोमिनियन एंटरप्राइजेज वेदांश के केबिन में इस वक्त सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। वेदांश, कबीर, मयंक और शिव। कमरे का माहौल असामान्य रूप से गंभीर था। कबीर अब तक खुद को रोक रहा था, लेकिन आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर पूछा, ये सब क्या है वेद? अचानक सहानी का रिश्ता? और वो मानव माथुर कौन है? देख, अब ये मत कहना कि वो सिर्फ तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। हम अच्छी तरह से जानते हैं वो कोई तुम्हारा बिजनेस पार्टनर नहीं है। आखिर वो है कौन? और बिना सहानी से पूछे, बिना हम लोगों से एक बार भी बात किए, तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मयंक भी अब तक चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर भी सवाल साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से पूछा, मैं मानता हूँ सहानी तुम्हारी बहन है। उसकी जिंदगी का फैसला लेने का सबसे बड़ा हक तुम्हें ही है, लेकिन तुमने हमें मानव के बारे में कुछ बताया तक नहीं। आखिर तुम कैसे किसी भी इंसान के साथ सहानी का रिश्ता तय कर सकते हो? वो है कौन? कुछ पल तक वेदांश तीनों को चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह गहराई थी। फिर उसने लंबी सांस ली। उसकी नज़र मयंक पर जाकर रुकी। मयंक, अब तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी होने वाली है। कुछ दिन बिजनेस से दूर रहो, अपना पूरा ध्यान शादी पर दो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कबीर ने झुंझुलाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार वेदांश पर सचमुच गुस्सा आ रहा था। वो कुर्सी से उठ गया। ठीक है, अगर तुझे कुछ नहीं बताना तो मत बता, मैं चलता हूँ। वह मुड़ा ही था कि वेदांश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर रुक गया। दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर वेदांश ने धीमी लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मानव माथुर है कौन। लेकिन इस वक्त सवाल यह नहीं है कि मानव कौन है। सवाल यह है कि अब हमारे सामने जो खेल शुरू होने वाला है, उसमें एक भी गलत चाल हमें बहुत भारी पड़ सकती है। अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। उसकी आंखें अचानक और गहरी हो गई, क्योंकि बहुत जल्द मेरा सामना उस इंसान से होने वाला है जिसका मैं 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ, और उस दिन मेरे बिछाए हुए हर जाल की ज़रूरत पड़ेगी। आखिर कब तक बिल में छुपकर बैठा रहेगा सिद्धार्थ रायचंद का गॉडफादर? अब समय आ गया है उसे अपने बिल से बाहर निकालने का। यह सुनकर मयंक और कबीर की भवें सिकुड़ गई। तभी मयंक ने पूछा, मतलब सहानी और मानव का रिश्ता? क्या यह सब सिर्फ एक प्लान है? वेदांश के होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, उस सवाल का जवाब वक्त देगा, अभी नहीं। फिर उसने तीनों की तरफ देखा। उसकी आवाज़ अचानक पहले से कहीं ज़्यादा कठोर हो गई थी। अभी हमारी पहली प्राथमिकता तुम्हारी शादी है मयंक। उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर उसकी नज़र शिव पर ठहरी। शिव, राठौर मैंसन की सिक्योरिटी पहले से दुगनी कर दो। एंट्री से लेकर इनर सिक्योरिटी तक हर लेयर दोबारा चेक होनी चाहिए। इस बार मेरी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। शिव ने बिना कोई सवाल किए सिर झुका दिया। यस किंग।
वेदांश ने एक बार फिर तीनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात साफ दिखाई दे रही थी। शिकार करीब था और शिकारी पूरी तैयारी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। वहीं शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही थी। पूरा राठौर मेंशन रंग बिरंगी रोशनियों, ताजे फूलों और खुशियों की रौनक से जगमगा उठा था। हर तरफ भागदौड़ थी, कहीं सजावट हो रही थी, कहीं रस्मों की तैयारी, तो कहीं हंसी मजाक का सिलसिला चल रहा था। 3 साल बाद इस घर में फिर से इतनी खुशियां लौटी थी। मन्नत दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि इतने दिनों बाद उसे अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ खुलकर कुछ वक्त बिताने का मौका मिला था। उसकी नज़र पंखुड़ी, अमृता और लूना पर पड़ी, जो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उन्हें देखकर मन्नत भी उनके पास चली गई। पंखुड़ी ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, सच में यार, आज भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार जैस्मिन और मयंक की शादी होने जा रही है। अमृता ने भी हंसते हुए बात आगे बढ़ाई। हाँ, तुम्हारी और मनु के गैंग में एक और ऑफिशियली शादीशुदा कपल शामिल हो जाएगा। लूना तुरंत शरारती अंदाज में बोली। और उसके बाद लाइन में अगला नंबर किसका है, यह भी सोच लो। इतना सुनते ही तीनों जोर से हंस पड़ी। मन्नत भी उनकी बातों पर मुस्कुरा दी, लेकिन अचानक उसकी नज़र चारों तरफ घूमी। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। अरे, सहानी कहाँ है? उसने एक बार फिर पूरे हॉल में नजरें दौड़ाई, लेकिन सहानी कहीं दिखाई नहीं दी। मन्नत के चेहरे पर हल्की सी चिंता उतर आई। वह सहानी को अच्छी तरह जानती थी। कल रात की बातों के बाद उसका इस तरह दूर रहना बिल्कुल सामान्य नहीं था। उसने बिना कुछ कहे धीरे से वहां से कदम बढ़ाए और सीधे सहानी के कमरे की तरफ चल पड़ी। वहीं सहानी इस वक्त अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें दूर आसमान पर टिकी थी, लेकिन सच तो यह था कि वह कुछ भी नहीं देख रही थी। उसके भीतर दिल और दिमाग के बीच एक ऐसी जंग चल रही थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार सिद्धार्थ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसका अचानक कलाई पकड़ लेना, इतना करीब आ जाना, उसकी गहरी आंखों में उतरता गुस्सा, बेचैनी, और वह एक पल जब उसने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी थी। सहानी ने झटके से अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, उसने खुद से ही कहा, यह सब गलत है। मेरा रिश्ता तय हो चुका है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। लेकिन दिल कहाँ मानने वाला था। बार बार वही एक सवाल उसके भीतर उठ रहा था। अगर मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मानव से शादी की बात सुनकर मुझे इतना दर्द क्यों हुआ? और अगर उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उन्होंने मुझे उस तरह से क्यों रोका? उसकी आंखों में अनजाने ही नमी उतर आई। उसने तुरंत अपनी पलकों को झपकाया। नहीं सहानी, खुद को संभालो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने बहुत प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। सहानी हल्का सा चौंकी। वह तुरंत पलटी। सामने मन्नत खड़ी थी। उसे देखते ही सहानी ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ला दी। मनु, तुम यहाँ? मन्नत ने उसकी आंखों में झांका। वह एक ही नज़र में समझ गई कि यह मुस्कान बिल्कुल बनावटी है। उसने बिना कुछ कहे सहानी का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से सोफे पर बैठा दिया। खुद भी उसके बिल्कुल पास बैठ गई। फिर प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे पूरी शादी की तैयारियां चल रही है। जैस्मिन, पंखुड़ी, अमृता, लूना सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम लोग तो प्लान बना रहे थे कि आज मार्केट चलेंगे, शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। फिर उसने सहानी के चेहरे को गौर से देखा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। बहुत नरम आवाज़ में उसने पूछा, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? या तू हम सबसे कुछ छुपा रही हो? यह सुनते ही सहानी की पलकें अनायास झुक गई। उसने अपने होठ भींच लिए, क्योंकि जिस बात को वो खुद से भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी उसे मन्नत से कैसे कहती। लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मनु, बस ऑफिस के प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा टेंशन है। तुम बेवजह इतना मत सोचो। मन्नत कुछ पल तक बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो धीरे से बोली, सच? या तुम सिद्धार्थ के बारे में सोच रही हो? यह सुनते ही सहानी जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो कुछ सेकंड तक बस मन्नत को देखती रह गई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, तुम्हें कैसे पता चला? मन्नत ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो सहानी।
जुबान भले कुछ ना कहे, लेकिन आंखें सब कुछ कह देती है। कल पार्टी में मैंने देखा था, तुम्हारी नज़रें बार बार सिर्फ सिद्धार्थ को ही ढूंढ रही थी, और मैंने सिद्धार्थ को भी देखा था। जब वी ने तुम्हारा और मानव का रिश्ता तय किया, उस पल उसके चेहरे पर जो गुस्सा था, वह किसी बिजनेस पार्टनर या किसी जान पहचान वाले का गुस्सा नहीं था, वह किसी अपने को खोने का डर था। सहानी चुपचाप सुनती रही। उसकी पलकों पर नमी उतरने लगी। मन्नत ने धीरे से आगे कहा, कल मैं तुमसे यह सब कह नहीं पाई, वहाँ सही समय नहीं था और माहौल भी नहीं, लेकिन अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगी और मुझे उसका सच सच जवाब चाहिए। उसने सहानी की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारे दिल में सिद्धार्थ के लिए कुछ है? सहानी की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसके होठों से अभी कोई जवाब नहीं निकला। मन्नत ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर तुम्हारे दिल में सचमुच सिद्धार्थ है तो तुमने हाँ क्यों कह दी? देखो सहानी, अगर तुम खुद ही हर फैसले के लिए हाँ कहती रहोगी तो फिर कोई भी तुम्हारे दिल की बात कैसे समझेगा? तुम्हें अपने लिए एक बार खड़ा होना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मैं वी से बात करूंगी, सिद्धार्थ से भी बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारी खामोशी ही आज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। मन्नत की बात खत्म होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सहानी ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसने गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह संभालने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं मन्नू, तुम गलत समझ रही हो। मेरा और सिद्धार्थ के बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में कस लिया, मानो अपने ही दिल को चुप रहने का आदेश दे रही हो। फिर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में बोली, और रही बात भाई के फैसले की, तो उनके फैसले पर सवाल उठाने की बात ही नहीं बनती। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अगर भाई ने मेरे लिए मानव को चुना है, यकीनन उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही चुना होगा। मेरे भाई कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। यह कहते हुए उसकी आवाज़ तो स्थिर थी, लेकिन उसकी मुठ्ठियाँ बुरी तरह भीग चुकी थी। मन्नत सब समझ रही थी। दरअसल सहानी अपने दिल की बात नहीं छिपा रही थी, बल्कि उसे दबा रही थी। वह सिद्धार्थ के लिए अपने जज्बातों को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इसलिए नहीं कि उसके दिल में कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह वेदांश के फैसले पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहती थी। कुछ पल तक मन्नत चुपचाप उससे देखती रही। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, अगर अभी तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, दिल की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सहानी बस फीकी सी मुस्कुरा दी। मन्नत ने जानबूझकर माहौल बदलते हुए कहा, चलो अब नीचे चलते हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम दोनों ऐसे ही कमरे में बैठे रहें तो पंखुड़ी सबसे पहले यहीं आ धमकेगी। यह सुनकर सहानी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ चलते हैं। दोनों एक साथ उठी और कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उन दोनों में से एक के चेहरे पर मुस्कान थी और दूसरे के दिल में एक ऐसा तूफान जो हर कदम के साथ और गहरा होता जा रहा था। वहीं किंगडम के क्लिनिक में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सालू अब भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन पलकों के पीछे उसकी आंखें लगातार हर हलचल पर नजर रखे हुए थी। कुछ पल बाद जब उसे पूरा यकीन हो गया कि कमरे में कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने बेहद सावधानी से अपनी पलकों को हल्का सा खोला। उसकी नज़र पूरे क्लिनिक में घूमी। कमरे में सिर्फ एक नर्स मौजूद थी, लेकिन वह भी अपनी मेज पर बैठी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाइयों में बिजी थी। उसकी पीठ सालू की तरफ थी। सालू के होठों पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन कहा, बस यही मौका है। अगर अब भी नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल पाऊंगी। उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी। एक बार, बस एक बार इस किंगडम से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद सबसे पहले मन्नत मरेगी। उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। और फिर मैं देखती हूँ कि वेदांश राठौर कैसे जीता है, कैसे सांस लेता है, जब उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। इतना सोचते ही उसने धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए अपने शरीर को हल्का से उठाया। अभी भी वो पूरी तरह सतर्क थी। एक छोटी सी गलती और उसका पूरा प्लान खत्म हो सकता था। वह धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखने लगी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसी समय पूरे किंगडम में अचानक तेज सायरन गूंज उठा। लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें पूरे मेडिकल ब्लॉक में चमकने लगी।
बाहर भागते हुए गार्डों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सेक्टर 7 लॉकडाउन। सभी यूनिट तुरंत वहां पहुंचे। जल्दी जल्दी। क्लिनिक के बाहर खड़े ज़्यादातर गार्ड दौड़ते हुए उस दिशा में निकल गए। महिला नर्स घबराकर दरवाजे तक पहुंची। उसने बाहर झांका। क्या हुआ? बाहर से एक गार्ड बोला, इमरजेंसी है, सभी को सेक्टर 7 बुलाया गया है, तुम यहीं रहो, इस कैदी पर नजर रखना, कोई लापरवाही मत करना। जी। गार्ड तेजी से वहां से भाग गया। अब पूरे क्लिनिक में सिर्फ वही नर्स और सालू थी। सालू ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। अचानक वह जोर जोर से तड़पने लगी। आह, दर्द, मुझे सांस नहीं आ रही है। नर्स घबरा कर उसके पास आई। क्या हुआ? सांस लो, आराम से। जैसे ही नर्स उसके बिल्कुल करीब झुकी, सालू ने बिजली जैसी तेजी से अपना हाथ बढ़ाया। उसने नर्स का मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके गले के पास जोरदार वार कर दिया। नर्स की आंखें उलट गई। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। सालू ने तुरंत ड्रिप निकाली। उसने अपने हाथों की हथकड़ियाँ देखी। उसे राहत मिली। इलाज के दौरान सुरक्षा के लिए हथकड़ियाँ पहले ही खोल दी गई थी। वह संभल कर धीरे से खिड़की खोली। ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने नीचे झांका और अगले ही पल उसकी सांस थम गई। नीचे कोई सड़क नहीं था, ना कोई रास्ता, बस नुकीली चट्टानें, उनके बीच फैला स्याह घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी तक जमीन को छू नहीं पा रही थी। एक पल के लिए उसके कदम भी डगमगा गए। उसे याद आया किंगडम के गार्डों की बात। आज तक जो भी इस जंगल में कूदा कभी वापस नहीं लौटा। सालू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। अगर यहीं रुकी तो वेदांश राठौर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर कूद गई तो शायद मौत मिले, लेकिन कम से कम कोशिश तो करूंगी। मैं वेदांश के हाथों मरना नहीं चाहती, वो भी टॉर्चर होकर। उसने एक आखिरी बार पीछे देखा। पूरा क्लिनिक शांत था। अगले ही पल उसने बिना एक सेकंड गवाए खिड़की से छलांग लगा दी। एक तरफ रिश्तों ने भरोसे की नई मिसाल लिखी, तो दूसरी तरफ नफरत ने मौत से भी बड़ी छलांग लगा दी। अब जंगल सालू को निगल जाएगा या किस्मत उसे फिर से वेदांश के सामने लाकर खड़ा करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।